देखिए, जैसे कि जो उदाहरण मैंने लिया है ये मेनका गांधी जी का उदाहरण है। उनका जन्म 26 अगस्त 1956 और 8 बजकर 1 मिनट दिल्ली में जन्म हुआ था। ये जो चार्ट है ये लेने का कारण ये है कि इसमें हमें कई बातें पता चलती हैं। तो अब यदि मान लीजिए हमारे समक्ष किसी की जन्म कुंडली आती है, जैसे ये जन्म कुंडली हमारे समक्ष आई है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जातक की तरफ से जो दिया गया समय है और जो विवरण है वो पहले तो जातक की तरफ से सही होना चाहिए। और इसमें जैसे कि हम जो जन्म विवरण है, जो सोर्सेज हैं और जिस हिसाब से ये जन्म विवरण जो लिया गया है वो एक तरह से सही है। तो यहाँ पर 26 अगस्त 1956 8 बजकर 1 मिनट सुबह दिल्ली का जन्म। तो शादी के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम जन्म कुंडली लेते हैं तो पहली बार जब हमारे समक्ष जन्म कुंडली आती है तो हम ये देखते हैं कि जो विषय हम देख रहे हैं उसके मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या चार्ट लेने के समय रूलिंग ग्रहों में आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट क्लासिक भाव चलित के ऊपर क्लिक करूँगा कि इससे जो है कि जिस समय ये चार्ट लिया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिट जो है लुधियाना ऑन 13 अगस्त 9 बजकर 43 मिनट 28 सेकंड। और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, और बुध को यदि देखें तो लगन के नक्षत्र के रूप में बुध आ रहा है। इसका मतलब बुध जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो अब हम आगे जो है ये चार्ट देख सकते हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध क्या दर्शा रहा है चार्ट में। अब यहाँ पर मैं दो तरह के टेबल खोलूंगा। एक तो देखिए 4 स्टेप सिग्निफिकेटर ये है, और इसको खोलने का कारण भी मैं बताऊंगा साथ के साथ कि क्या कारण है और क्यों ये साथ में उपयोगी है, ये भी बताऊंगा मैं। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। जैसा कि आप देख रहे हैं बुध पहले भाव में स्थित है, 1-10 का स्वामी है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य 12वें भाव में स्थित है, 12 का स्वामी है। बुध आगे जो है अपने ही उपनक्षत्र में है जो कि 1 भाव में स्थित है और 1 और 10 का स्वामी है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध 2, 7, 11 में से किसी भी भाव को नहीं दे रहा। बुध द्विस्वभावी ग्रह है और बुध जो है अनटेनेंटेड है। तो अब देखिए कि जो बुध 2, 7, 11 में से किसी भाव को नहीं दे रहा वो बुध अनटेनेंटेड होकर पहले भाव का सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो अनटेनेंटेड होकर पहले और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, सप्तम भाव का मजबूती से फल देने में सक्षम है। तो एक तरह से जो हम अनटेनेंटेड प्रकरण करते हैं उसमें हमें यह बुध की स्थिति मिली। अब इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि बुध के साथ क्या कोई ग्रह स्थित है, कोई ग्रह स्थित नहीं है। बुध के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, यदि हम देखें तो गुरु यहाँ है, शनि यहाँ है और मंगल यहाँ है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वीं दृष्टि जो है बुध के ऊपर मंगल की आ रही है और मंगल 6ठे भाव में स्थित है, 3, 8 का स्वामी है। तो यहाँ पर भी 2, 7, 11 में से हमें कोई भाव नहीं मिल रहा। लेकिन क्या बुध के ऊपर मंगल की युति दृष्टि आ रही है? बुध 6 डिग्री पर है और जो मंगल है 28 डिग्री पर, वह बहुत फर्क है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध, हमने देखा कि वो 2, 7, 11 में से किसी भाव को नहीं दे रहा। अब अनटेनेंटेड होने से सप्तम भाव का उपनक्षत्र बना, इसलिए वो सप्तम भाव का फल देने में सक्षम है, जो कि विवाह के रूप में उसने फल दिया। तो यदि हम
सिर्फ 3 स्टेप के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये प्रॉमिस मिलता नहीं दिख रहा था। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी हमें प्रॉमिस दिखता नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं ये 4 स्टेप के अनुसार जो भाव दिए हैं, बुध, सूर्य, बुध, उसका आगे सूर्य, तो यहाँ पर 1 और 12 भाव दिख रहे हैं। लेकिन जो प्रकरण मैं कराता हूँ टेनेंटेड अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड होने से बुध सप्तम भाव का उपनक्षत्र हुआ तो प्रॉमिस मिला। और साथ ही बुध ये भी दर्शा रहा है कि वैवाहिक सुख ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। वैवाहिक सुख जो है 1, 10, 12 भावों का कार्येश है, तो ये विवाह होने के बाद उसके संभावित सुख में कमी करता है। और आप सभी जानते हैं कि मेनका गांधी जी को वैवाहिक सुख जो है कोई ज्यादा उनको बढ़िया नहीं मिला, क्योंकि संजय जी की मृत्यु बहुत युवा उम्र में हुई थी। अब यहां पर हमने ये देखा कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध ने अनटेनेंटेड होने से प्रॉमिस दिया है और वैवाहिक सुख में कमी को भी दर्शाता है। तो प्रॉमिस ये है हमें मिला। अब 2, 7, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की जो दशा है उसमें हम देखेंगे। अब उस समय जो जन्म है 1956 का जन्म है, तो हम ये भी जानते हैं कि उस समय 18 वर्ष के ऊपर जो है विवाह के लिए सोचना शुरू कर दिया जाता था। तो 1956 में यदि हम 18 को प्लस करते हैं तो 1974 अगस्त बनता है। विंशोत्तरी दशा में यदि हम ये देखें तो 1974 अगस्त बनता है, तो यानी कि शुक्र महादशा जो कि 1982 तक चलेगी। और 1974 के बाद देखना शुरू करें तो शुक्र में गुरु। यहां पर देखिए लॉजिकली जो वर्ष है 1956 उसके हिसाब से 18 वर्ष उस समय आप भली भांति सभी जानते हैं कि 18 प्लस जो है शादी देखना शुरू करते थे। तो 1974 अगस्त से बनता है, तो 1975 तक शुक्र में गुरु, उसके बाद 1978 तक शुक्र में शनि, उसके बाद 1981 तक शुक्र में बुध, उसके बाद 1982 यानी 1982 शुक्र में केतु। तो ये अंतरदशाएं हैं। तो अब यहां पर शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की महादशा, और सबसे पहले हम गुरु की अंतरदशा को देखते हैं कि वो क्या दर्शाती है। मैं सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ कि यदि हमने देखना है तरीके से, तो शुक्र जो है वो यदि आप देख सकते हैं 2 और 7 भाव का कार्येश है, और शुक्र जो है टेनेंटेड है, क्योंकि दशा स्वामी का अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव होना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र अपने उपनक्षत्र पर 1, 10 भाव दे रहा है, तो यहाँ पर स्थिति कोई ज़्यादा सही नहीं है। और क्योंकि बुध सप्तम का भी उपनक्षत्र स्वामी था, तो बुध यहाँ पर क्योंकि हमने प्रॉमिस के रूप में तो बुध को माना है, तो शुक्र हमने देखा टेनेंटेड है। शुक्र का उपनक्षत्र बुध जो है आगे सूर्य के नक्षत्र में, ये भी 12वें भाव को दर्शाता है। लेकिन ये है कि दशा स्वामी अपने नक्षत्र के द्वारा कार्येश तो है, और यदि महादशा स्वामी कार्येश हो और उपनक्षत्र बुध जो कि अनटेनेंटेड था, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो इसको लिया जा सकता है। तो शुक्र की महादशा में हमने माना कि जो है शादी हो सकती है। अब बात आती है उस समय गुरु की अंतरदशा चल रही थी, तो गुरु को यदि हम देखें गुरु जो है 12वें में स्थित है, 4, 7 का स्वामी है, शुक्र के नक्षत्र में 10, 2, 9 और चंद्र के उपनक्षत्र में 7, 11। तो यहां पर महादशा स्वामी शुक्र और अंतरदशा स्वामी गुरु जो हैं पॉजिटिव हैं। अब अगस्त 1974 से देखें, आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं अगस्त 1974, तो ये प्रत्यंतर दशाएं हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु,
ये 4 प्रत्यंतर दशाएं बचती हैं शुक्र महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में। तो ये भी साथ में देख लेते हैं कि 2, 7, 11 भावों के जो कारेश ग्रह हैं, दूसरे के हैं शनि राहु, शनि गुरु शुक्र, यहाँ में शुक्र मिल गया, हमें गुरु भी मिल गया। 7वें भाव के कारेश हैं केतु चंद्र शुक्र मंगल गुरु, और 11वें भाव के केतु चंद्र। तो शुक्र महादशा स्वामी, गुरु अंतरदशा स्वामी 2, 7, 11 भावों के कारेश ग्रहों में मिल गया, और ये पॉजिटिव भी थे, इसलिए इनको हमने लिया। अब प्रत्यंतर दशा रहेगी सूर्य चंद्र मंगल राहु। तो सूर्य चंद्र मंगल राहु यदि हैं तो इनमें से भी देख लेते हैं कि कौन पॉजिटिव है। सूर्य चंद्र मंगल राहु, यहां पर कोई नहीं दिख रहा, यहां पर चंद्र दिख रहा है, मंगल दिख रहा है, यहां पर चंद्र दिख रहा है, चंद्र और मंगल दिख रहे हैं। चंद्रमा जो है 7, 11 का कारेश अपने उपनक्षत्र पर 2 का भी पॉजिटिव है। मंगल जो है 6ठा भाव 7वें भाव को दे रहा है, उपनक्षत्र पर इतना पॉजिटिव नहीं है। तो चंद्रमा फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो यानी कि शुक्र गुरु चंद्र ये पीरियड जो है 1 नवंबर 1974 तक, ये पीरियड जो है पॉजिटिव दिख रहा है। तो 1 नवंबर 1974 तक, और उनकी जो शादी हुई थी 23 सितंबर 1974, यानी 23 सितंबर 1974, यानी कि शुक्र महादशा, गुरु अंतरदशा, चंद्र प्रत्यंतर दशा और शनि सूक्ष्म दशा, इसमें शादी हुई थी। तो इस तरह से ये हमने एक तरह से ये देखा कि विवाह के देश काल और पात्र। देश भारत 1956 जो है में जन्म हुआ, और उस काल के हिसाब से 18 वर्ष के बाद शादी विवाह जो है हो जाता था। आज के समय में तो हम 23-24 के बाद ही देखना शुरू करते हैं। तो उस समय की स्थिति के हिसाब से हमने दशाओं को पकड़ा और ये देखा कि शादी जो है इस दौरान हो सकती थी। और हमने ये भी देखा कि वैवाहिक सुख जो था वो इतना बढ़िया नहीं दिख रहा था। तो मेनका गांधी जी की कुंडली, और हमें भली भांति मालूम है कि उनको वैवाहिक जो जीवन है वो कितनी देर तक उनका जो है सही रहा। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से पता लगा होगा। क्लियर है सभी को? जी। तो कहने का मतलब ये कि हमने हमारे पास आज की डेट में भी यदि कोई जन्म कुंडली आती है तो हम आज से आगे की दशा को देखेंगे कि अब हम ये भी नहीं देखेंगे कि पीछे शादी क्यों नहीं हुई। हो सकता है वो पढ़ाई कर रहा, वो कहेगा, या लड़का होगा या लड़की होगी, वो कहेगा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो पढ़ाई पूरी होने से पहले तक तो मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, साल भी हो गया, मैं अच्छी नौकरी कर रही हूँ या अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, तो अब जो है आगे विवाह के लिए सोचा जा सकता है। या माता पिता ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जो जातक या जातिक है स्वयं ऐसा प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो अब जब वो कहते हैं कि हम अब आगे शादी के बारे में सोच सकते हैं, तो अब हम स्वयं भी उनकी आज से आगे की दशा को ही देखेंगे कि प्रॉमिस मिल रहा है और आगे की दशा कहाँ पर जाके हमें 2, 7, 11 भावों के जो हैं सबल कारेश ग्रह दिख रहे हैं, तो वो दशा हम उसको पॉजिटिव मानते हुए देखेंगे और वो हम बता सकते हैं कि इस पीरियड में आपकी शादी जो है संभव है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है हम देखते हैं। अब इसके बाद एक और उदाहरण हम लेते हैं। अब देखिए जी, जैसे कि डिम्पल कपाड़िया का चार्ट है, 8 जून 1957 2:48 सुबह मुंबई का जन्म है, और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है
शनि है। तो खैर ये चार्ट तो पहले भी देखा हुआ है, तो इसलिए सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा है। तो विंशोत्तरी दशा का क्रम जो है केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। तो गुरु और बुध में से यदि हम देखें, पहले 5 रूलिंग ग्रहों में कोई आ रहा है? गुरु और बुध में से नहीं आ रहा है। चंद्र के उपनक्षत्र के रूप में आ रहा है, लेकिन हम पहले 4 या पहले 5 रूलिंग ग्रहों में देखते हैं, तो गुरु बुध नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि को ही मानकर हम देखेंगे। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, तो शनि की स्थिति हम देखते हैं क्या दर्शा रहा है। शनि 8वें में स्थित है, 11-12 का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में 1-4-7 और बुध के उप नक्षत्र में 1-4-7। तो 7वें भाव का कारेश है, यानी कि प्रॉमिस दे रहा है। 7वें का कारेश है, 11वें का है, और यहाँ पर भी हम देखें तो 4 स्टेप के द्वारा भी जो है 11वें और दूसरे भाव को दे रहा है, तीसरे और चौथे स्टेप पर भी दूसरे भाव को दे रहा है। तो ये पॉजिटिव है। शनि अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर यदि हम देखें पहले का, तीसरे का, चौथे का, छठे का, 7वें का, 9वें का, दशम का और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र बन रहा है, तो ये एक तरह से विवाह का प्रॉमिस दे रहा है। और जो विवाह है 2, 7, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। अब डिम्पल कपाड़िया का जो जन्म है 1957 में हुआ था, और उस समय जो शादी रेस्टोरेंट एक्ट जो कहते हैं 1929 जो कि 28 सितंबर 1929 को पास हुआ था, जिसमें लड़कियों की शादी लायक उम्र जो थी 14 साल थी और लड़कों की शादी लायक उम्र जो थी 18 साल रखी गई थी। इसका मतलब ये कि उस दौरान लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में भी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि अब वो उस समय के काल और देश की स्थिति के अनुसार जो है हम देख सकते हैं। तो शादी रेस्टोरेंट एक्ट 1929 14-15 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती थी। तो अब यहाँ पर 1957 में यदि हम 14 को प्लस करें तो 1971 बनता है, और जून का महीना जन्म का है, तो जून 1971 से आगे हम जो है देख सकते हैं, या आगे हम देखना शुरू करेंगे। जून 1971। तो उस समय महादशा राहु की, अंतर्दशा जो थी बुध की चल रही थी। तो यहां पर मैं महादशा राहु की, जो कि 10 अप्रैल 1962 से लेकर 9 अप्रैल 1980 तक, और अंतर्दशा बुध की चल रही थी। ये बुध की अंतर्दशा है जो कि 23 मार्च 1970 से लेकर 9 अक्टूबर 1972 तक। तो पहले देखें महादशा राहु और अंतर्दशा बुध की क्या पॉजिटिव है। उसके बाद अंतर्दशा केतु की 27 अक्टूबर 1973 तक। तो ये हम स्थितियां देखते हैं क्या ये पॉजिटिव हैं।
तो महादशा राहु को देखें, राहु सप्तम भाव में स्थित है, गुरु के नक्षत्र में 6-1-10 और बुध के उपनक्षत्र में 1-4-7। तो राहु जो है सप्तम का कार्येश है और उपनक्षत्र बुध पर भी जो है पॉजिटिव है, सप्तम भाव को दे रहा है। अब राहु दूसरे भाव को भी दे रहा है और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है, तो इसको हम ले सकते हैं। अंतर्दशा बुध की चल रही थी 9 अक्टूबर 1972 तक। तो बुध को देखें, बुध जो है ये भी पॉजिटिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बुध टेनेंटेड है, बुध का उपनक्षत्र राहु आगे जो है गुरु के नक्षत्र में 1-6-10। और अब इसके बाद अंतर्दशा केतु को भी देख लेते हैं। केतु क्या दर्शा रहा है? केतु पहले में स्थित है और केतु मंगल की राशि में है। मंगल जो है 4-8-9। शो कंसोलिडेटेड में हम केतु PACT पैक्ट को देखें तो 8वें भाव को दे रहा है और केतु अपने नक्षत्र शुक्र के द्वारा दूसरे भाव को दे रहा है और उपनक्षत्र के द्वारा सप्तम भाव को दे रहा है। तो यहाँ पर राहु में बुध की अंतर्दशा और बुध अपने उपनक्षत्र पर 2-3-7 भाव दे रहा था और बुध जैसा कि टेनेंटेड है और बुध का उपनक्षत्र राहु आगे गुरु के नक्षत्र में 1-6-10, ये यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि हमें ये दोनों स्थितियाँ देखनी होंगी। अब केतु जो है, यदि केतु को देखें तो केतु अनटेनेंटेड है और अनटेनेंटेड होकर केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना और केतु किसी भी भाव का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है। तो केतु अपने उपनक्षत्र पर सप्तम भाव का कार्येश है। अब यहाँ पर बुध भी शादी दे सकता है, केतु भी दे सकता है। बुध उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है लेकिन आगे वो थोड़ा नेगेटिव है और जो केतु है वो अपने उपनक्षत्र पर सप्तम भाव को तो दे ही रहा है। तो अब यहाँ पर केतु अंतर्दशा में यदि प्रत्यंतर दशाएं देखें तो वो फिर सभी की सभी काउंट हमें करनी होगी कि कौन कौन सी जो प्रत्यंतर दशा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि उपनक्षत्र पर हमें 2-7-11 भावों में से जो भाव मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मानेंगे, जो नहीं मिल रहे वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यंतर दशा यदि केतु की देखें तो 7वां भाव मिल रहा है, पॉजिटिव है। शुक्र जो है 2-7 दे रहा है, पॉजिटिव है। और सूर्य जो है वो 4-8-9 दे रहा है, नक्षत्र पर भी वो इतना पॉजिटिव नहीं है। और जो चंद्र है वो 1-6-10 दे रहा है, वो भी पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद मंगल को देखें तो उपनक्षत्र पर दूसरा भाव दे रहा है, पॉजिटिव है। राहु को देखें तो राहु जो है ये भी पॉजिटिव है उपनक्षत्र पर। गुरु जो है ये आप देखें ग्रह और नक्षत्र पर छठे भाव को, उपनक्षत्र पर तो ये पॉजिटिव भी है, कुछ औसत भी है। इसी तरह से यहाँ भी राहु को भी देखें तो 2-7 दे रहा है, नक्षत्र पर 1-6-10, उपनक्षत्र पर 1-4-7। तो ये थोड़े से हम औसत या पॉजिटिव मान सकते हैं। शनि उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है और बुध भी उपनक्षत्र पर जो है पॉजिटिव है। तो अब जो ये स्थिति दिख रही है इसमें सभी लगभग जो है प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो एक और यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखें, जब हमें लगभग ऐसे सभी ग्रह पॉजिटिव दिखाई देते हैं तो अक्सर ये होता है कि
महादशा राहु की चल रही है, उस समय अंतर्दशा केतु की चल रही है, तो प्रत्यंतर दशा केतु या राहु में से कोई जो है हम चुन सकते हैं छाया ग्रह को, क्योंकि जब लगभग सभी ग्रह पॉजिटिव होते हैं तब केतु या राहु को चुना जा सकता है। तो राहु केतु केतु या राहु केतु राहु, ये पीरियड यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो एक तरह से इसमें हम देख सकते हैं कि शादी के योग बन सकते हैं। इनकी शादी मार्च 1973 में हुई थी, जब ये 16 साल के लगभग थी। उस समय राहु महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी, और राहु केतु मंगल या राहु केतु राहु, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में हुई थी। तो राहु केतु मंगल तो 18 मार्च तक की दशा थी, और राहु केतु राहु 18 मार्च से 14 मई तक। तो शादी मार्च के महीने में हुई थी, जहां पर 2 प्रत्यंतर दशा आती हैं। तो मंगल भी पॉजिटिव है उपनक्षत्र पर, लेकिन नक्षत्र पर 1 6 10 दे रहा है, और राहु भी जो है पॉजिटिव है उपनक्षत्र पर, यहाँ पे वो 2 7 दे रहा है। तो परिस्थितियां वहाँ उस समय ऐसी होंगी, शादी जल्दबाजी में होना, या बहुत कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। और डिम्पल कपाड़िया जी का तो पता ही है, उस समय उनकी वो हिट पिक्चर भी काफ़ी जो है, या कुछ स्थितियां ऐसी थी जो शायद वहाँ महाराष्ट्र या बॉम्बे के लोग जो है ज़्यादा जानते होंगे उनके बारे में। तो ये एक तरह से हम आकलन कर सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हुई थी, और जिस हिसाब से शादी लायक उम्र के बाद हमने देखा। और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब प्रत्यंतर दशा स्वामी ऐसी स्थिति में हो जब सभी के सभी ग्रह आ रहे हों, और वहाँ पर यदि राहु या केतु पॉजिटिव हो, तो उनको चुनकर जो है बताया जा सकता है कि इस पीरियड में शादी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है डिम्पल जी का हमने देखा। और क्योंकि ऐसे चार्ट्स जो हैं या ऐसे उदाहरण जो हैं हमें ये प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे आसपास हैं, जिन लोगों की जन्म विवरण सही है, और उनके चार्ट्स पर भी हमें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये हमें देखने का तरीका जो है पता चलता है कि शादी किस वर्ष हो सकती है, शादी लायक उम्र के बाद। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी जो है पूरा होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी नहीं हुआ था। उपनक्षत्र पर लगभग सभी ग्रह जो हैं पॉजिटिव सप्तम भाव को दे रहे हैं, जहां पर 8वां भाव दे रहे हैं। 8वां भाव जो होता है जीवन साथी का परिवार भाव होता है। सिर्फ चंद्र अपने उपनक्षत्र पर 1 6 10 दे रहा है, और उसके अलावा बाकी तो सभी जो हैं ग्रह वो अच्छे ही दे रहे हैं। चंद्र अपने उपनक्षत्र पर 1 6 10 दे रहा है। चंद्रमा अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर जो है चंद्रमा, यदि हम देखें किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना है, तो 11वें भाव इच्छा पूर्ति का नक्षत्र स्वामी बना है, तो 11वें भाव इच्छाओं का मजबूती से फल देने में सक्षम है। तो इच्छा इनकी शादी को बचाने में रही होगी। तो या मतलब हम कह सकते हैं कि यदि चंद्र की जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चली होगी, तो इन्होंने यदि अपनी इच्छा के अनुसार, हम कहते हैं हालात को, यदि उस समय नेगेटिविटी भी आ रही है, जो ये 6 10 भाव दिख रहे हैं, तो संभाला होगा, तो वो इच्छा 11वां भाव जो है, इच्छा के अनुसार ही उसने जो है कार्य किया होगा। लेकिन फिर भी यदि देखें सभी के सभी ग्रह लगभग जो है उपनक्षत्र पर 7वें भाव को पॉजिटिव है। देखिए हाँ, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली अब ये मैं कुछ बातें जो है रिकॉर्डिंग में नहीं बोलता, मैं थोड़ा